ये उन दिनों की बात है। मुझे नहीं पता मैंने सही किया या गलत, मगर मुझे खुद से ज़्यादा उसके घर की इज्जत प्यारी थी। हालांकि मेरे लिए वो आसान नहीं था, फिर भी ना चाहते हुए भी मुझे वो फैसला लेना पड़ा। उस वक्त मेरी उम्र करीब 22 साल थी। डिप्लोमा करने के बाद मेरी नौकरी पंजाब के जालंधर शहर में एक प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी में बतौर जूनियर टेक्नीशियन लग गई। नया शहर था। 1-2 दिन सस्ते से होटल में रहकर गुरुद्वारे में लंगर के सहारे काटे। काम पर अपने एक सहकर्मी परमिंदर सिंह से मेरी दोस्ती हो गई। उसने मुझे किराए का कमरा दिलाने में मदद की। शहर से थोड़ा दूर एक गांव था, वहाँ 500 रुपये का कमरा मिला। कमरा बहुत अच्छा था, जिसका एक दरवाज़ा घर के आंगन की तरफ खुलता था तो दूसरा पीछे वाली गली की तरफ। हालांकि मुझे कहा गया था कि पीछे का दरवाज़ा ना खोलूं, आगे से ही आने जाने की कोशिश करूं। पहला रविवार था, छुट्टी का दिन था, तो सोचा थोड़ा कमरे की सफाई कर लूं। मैंने पानी की बाल्टी से पूरा कमरा धो दिया और पानी निकालने के लिए गली वाला दरवाज़ा खोल दिया। मैं कमरा धो ही रहा था कि एक ऊंचे लंबे कद की लड़की हाथ में कुछ किताबें लिए हुए गुजर रही थी। झाड़ू की आवाज़ सुनकर उसने पीछे मुड़कर देखा और तभी मेरी नज़र भी ऊपर उठी और मैं उसकी तरफ देखता रह गया। वो थोड़ा आगे बढ़ी और दाईं तरफ का गेट खोलकर उसने घर के अंदर जाते हुए फिर मुड़ के देखा। वो एक अलग सा एहसास था। पहली बार उसे देखा था, मगर ऐसा लग रहा था मानो जन्मों की जान पहचान हो। उसके बाद मैं उसके बारे में ही सोचता रहा। रह रहकर उसका चेहरा, उसकी आंखें नज़रों के सामने घूम रही थीं। उसके घर का गेट खुलते और बंद होते समय आवाज़ करता था, जो कि मेरे लिए किसी अलार्म की तरह था। जैसे ही आवाज़ आती, मैं जाली वाली खिड़की के पास खड़ा होकर देखता कि शायद वो ही होगी, मगर कभी उसकी माँ, कभी पापा, कभी भाई होता तो कभी कभार वो भी दिखाई दे जाती। बाहर से खिड़की के अंदर कुछ नहीं दिखता था, मगर मुझे बाहर सब नज़र आता था। वो जब भी उधर से गुजरती, उसकी नज़र खिड़की की तरफ रहती। यूं ही काफ़ी दिन उसे देख देख कर गुजर गए। एक दिन गर्मियों की दोपहर का समय था। उसके गेट की आवाज़ आई और मैं खिड़की के पास खड़ा हो गया और मानो मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई। उसने काला सूट, काली सलवार और काला कढ़ाई वाला दुपट्टा सिर पे रखा हुआ था। यकीन मानो वो किसी अप्सरा सी लग रही थी। मैं उसे देखता ही रह गया और वो मेरे सामने से गुजर गई। आज मैंने पक्का इरादा कर लिया था कि उसको पूछ कर ही रहूँगा, जो होगा देखा जाएगा। मैंने जल्दी से एक कागज़ लिया और उस पर लिखा कि माफ़ी चाहता हूँ, इसे मेरी पहली और आखिरी गलती मानकर माफ़ कर देना। कसम से अगर आपकी ना होगी तो दोबारा कभी आपको परेशान नहीं करूँगा। बस आप अपने घर में बताकर मुझे पिटवाना मत। मुझे नहीं पता कि मुझे ये सब करना चाहिए या नहीं, मुझे गलत मत समझना। मैं वादा करता हूँ कि ये आखिरी गलती होगी। और ये सब लिखने के बाद मैं उसका इंतज़ार करने लगा। जैसे ही वो आई, मैंने उस कागज़ को उसके पास फेंक दिया। उसने आगे पीछे देखा और झट से वो कागज़ पकड़ लिया। मैं खुशी से पागलों की तरह खड़े खड़े अपनी चारपाई पर गिर पड़ा। अगले दिन सुबह वो घर के आगे वाली गली में झाड़ू लगाने के बहाने मेरे कमरे के बाहर तक आई। मैं खिड़की से देखता रहा। उसने 2-4 बार मेरी तरफ देखा, मगर उस दिन उसका देखना कुछ अलग था, मानो कि वो नाराज़ थी। मुझे लगा कि शायद वो मुझे पसंद नहीं करती है, इसलिए मैं चुपचाप बैठ गया और काफ़ी निराश था। अगले दिन फिर जब वो झाड़ू लगाती हुई आई तो मैंने हिम्मत करके पूछा कि आपने कोई जवाब नहीं दिया, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? तो झाड़ू लगाते हुए बोली कि क्या लिखा था उसमें, कि अगर मैं पसंद करती हूँ तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, मतलब कि तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने कान पकड़कर कहा कि पहली बार किसी लड़की को ये सब लिखा है, मुझे नहीं पता क्या लिखते हैं, जो मन में आया लिख दिया।
क्योंकि मुझे डर लगता है, यहाँ मार पड़ी तो बचाएगा कौन। वो थोड़ा मुस्कुराई और ओके बोलकर चली गई। उसकी हंसी, उसकी हाँ थी, ये मैं समझ गया था। अब तो उसके आते जाते कुछ ना कुछ हेलो हाय हाल चाल पूछता रहता। हाल ये था कि दोनों एक दूसरे को देखने के बहाने ढूंढते रहते। वो किसी न किसी बहाने से गली की दुकान में आती और कुछ न कुछ बात करके जाती। अब मैं भी हर रविवार को कमरा पानी से धोने के बहाने पीछे वाला दरवाज़ा खोल देता। वो दुपट्टे में छुपाकर कभी पराठा, कभी साग, कभी गुरुद्वारे से प्रसाद लाकर फटाफट पकड़ा जाती। समय गुजरता गया और हमारा प्यार बढ़ता चला गया। एक दूसरे के बिना कुछ भी अच्छा ना लगता। धीरे धीरे ये बात मेरी मकान मालकिन को पता चल गई। शायद उसने खुद ही मेरी मकान मालकिन को ये सब बताया था। मैं अपनी मकान मालकिन को दीदी बुलाता था। एक दिन दीदी आई। उसने कहा कि मुझे तुमसे कुछ पूछना था। मैंने कहा जी बोलिए। तो वो बोली, सच सच बताना, क्या तुम्हारा उस लड़की के साथ कोई चक्कर है? मैं चौंक गया और ना नहीं करता रहा। वो बोली कि देखो, कल को बात गांव में फैलेगी तो हमारे घर की इज्जत भी खराब होगी। रही बात शादी की तो उसके पापा नहीं मानेंगे, क्योंकि वो एक सिख धार्मिक स्थल में सेवारत है। चाहकर भी वो इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगे। बेहतर होगा कि तुम अभी से ये सब खत्म कर दो, इससे पहले कि ज़्यादा देर हो जाए। बात मेरी समझ में आ गई थी। मैंने अब बातचीत कम कर दी और कोशिश करता कि उससे दूर रहूं, पर उसके सामने रहते ये संभव नहीं था। इसलिए मैंने वो कमरा बदलने का मन बना लिया। मैंने ये बात दीदी को बता दी कि अगले महीने से मैं कमरा बदल लूँगा। अगली सुबह मैं ड्यूटी को तैयार होकर निकलने ही वाला था कि अचानक दीदी ने दरवाज़ा खटखटाया। मैंने देखा दीदी और वो सामने खड़ी थी। दीदी ने उसका हाथ पकड़कर मेरे कमरे में भेज दिया और बोली, जो बात करनी है करो, मुझे परेशान मत करो, मुझे बीच में मत फंसाओ। वो अंदर आकर बोली कि सुना है कमरा बदल रहे हो। मैंने कहा हाँ। वो बोली क्यों? मैंने कहा कि मेरा ऑफिस अब कहीं और शिफ्ट हो गया है, जो काफ़ी दूर है, रोज आना जाना मुश्किल हो रहा है। वो बोली कि स्कूटर ले लो। मैंने कहा मुझे चलाना नहीं आता। बोली सीख लो। मैंने कहा कि यहाँ किससे सीखूँगा, कौन सिखाएगा मुझे? वो बोली तो अब पक्का है कि आप यहाँ से जा रहे हो? मैंने धीरे से कहा कि हाँ। वो बोली ठीक है, तो आज के बाद मुझसे बात करने की कोशिश मत करना। मैं एक बोझ अपने आंखों में दबाकर देर हो रही है कहकर निकल गया। अब सुबह शाम मैं खिड़की में देखता, मगर वो नज़र नहीं आती थी। मैं उसे समझाना चाहता था, मगर मौका नहीं मिला। अगले महीने मैंने कमरा बदल लिया। वह कमरा मानो मुझे खाने को दौड़ रहा था, क्योंकि उसमें खिड़की नहीं थी। जैसे तैसे मैंने रात काटी। सुबह ऑफिस गया। कुछ देर में मैडम ने कहा, सर आपका फ़ोन है, कोई बात करना चाहता है। मैंने हेलो कहा तो सामने से आवाज़ आई, बदतमीज, बताकर नहीं जाना था। क्या बिगाड़ा था मैंने, क्या गुनाह किया था जो ऐसी सज़ा देकर गए? पूरी रात सो नहीं पाई मैं, नहीं जी पाऊंगी। अब कल का गुमार मैं संभाल नहीं पाया और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। जैसे तैसे खुद को संभाला और कहा कि सज़ा तुम अकेली को नहीं, मुझे भी मिल रही है। मेरा क्या हाल है मैं बता नहीं सकता। कुछ देर बात की तो उसने कहा कि मैं जी नहीं पाऊंगी, मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। आप बताओ कहाँ हो, मैं आ जाती हूँ, हम भाग कर शादी कर लेंगे। मैंने कहा किस किस से भागेंगे? माँ बाप से, इस गांव से, इस शहर से, सारी दुनिया से, मगर खुद से कैसे भागेंगे? कल को हमारे बच्चे होंगे, उन्हें लोग ताने मारेंगे कि तुम्हारी माँ भाग कर आई थी। वो पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे? कल को हमारी बेटी होगी, वो कोई गलत कदम उठाएगी तो उसे कैसे रोकेंगे? वो पूछेगी कि तुम खुद भाग कर आए थे तो क्या जवाब देंगे? तुम्हारे भागने के बाद तुम्हारे घर वालों का क्या होगा? 6.5 फुट के तुम्हारे पिताजी पगड़ी पहनकर सिर झुकाकर चलेंगे तो कैसे लगेंगे? तुम्हारा छोटा भाई क्या लोगों के तानों के बाद जी पाएगा? तुम्हारी माँ किसी से नज़र मिला पाएंगी? काफ़ी देर समझाने के बाद, जी भर रोने के बाद उसने फ़ोन काट दिया।
अब उस टाइम मोबाइल तो थे नहीं। उसने पीसीओ से मेरे ऑफिस के नंबर पे कॉल किया था। मैंने बैक कॉल किया मगर वो जा चुकी थी। दिल में एक मलाल तो है कि मैं उससे अपनी गलती की माफ़ी नहीं मांग पाया। मैंने सही किया या गलत मुझे नहीं पता, मगर मैं हमेशा यही प्रार्थना करता हूँ कि बचपन की गलती को बुलाकर वो जहाँ भी हो खुश हो।